सोचिए, आप आराम से अपने घर में बैठकर फिल्म देख रहे हैं और अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। 3 जुलाई 2026 को बिना किसी बड़े प्रचार, प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्रेलर कैंपेन के एक फिल्म चुपचाप ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज की गई। फिल्म का नाम था सतलुज। ये वही फिल्म थी जो पिछले 4 सालों से अलग अलग नामों और विवादों की वजह से रिलीज का इंतजार कर रही थी। इसका नाम पहले घुल्लू घारा रखा गया, फिर पंजाब 95 और आखिर में सतलुज के नाम से ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया। लेकिन रिलीज के महज 48 घंटे के अंदर ही ये ZEE5 से गायब भी हो गई। दिलजीत दोसांझ, जो इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पर कहा कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि फिल्म हट सकती है। साथ ही दर्शकों को कहा कि वो चिंता ना करें क्योंकि बहुत से लोगों ने फिल्म को डाउनलोड कर लिया है। ZEE5 ने भी बयान जारी किया, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिल्म अगली सूचना तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी और उसे वापस लेने के लिए कानूनी प्रयास किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पर कहा कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि फिल्म प्लेटफॉर्म से हट सकती है, तो आखिर उन्हें कैसे पता था कि यह फिल्म हट सकती है और क्यों वो चाहते थे कि यह फिल्म डाउनलोड हो जाए और यह फिल्म लोगों के बीच पहुंचे जरूर से। दरअसल इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड और मेकर्स के बीच सालों से विवाद चल रहा था। CBFC यानी जो सेंसर बोर्ड है, उसने फिल्म में 127 बदलाव के सुझाव दिए। मेकर्स ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। भारत में दरअसल OTT पर कंटेंट रिलीज करने के लिए आपको सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। इसीलिए मेकर्स ने एक रास्ता ढूंढा और फिल्म का नाम बदलकर बिना उन कट्स के जो सेंसर बोर्ड ने कहे थे, फिल्म को सीधे ZEE5 पर रिलीज कर दिया। इसीलिए दिलजीत दोसांझ जानते थे कि यह फिल्म जैसे ही रिलीज होगी उसके बाद इस फिल्म को रोक दिया जाएगा। इसीलिए वो चाहते थे कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें और उन तक पहुंचे। दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, पहले भी उनका विवादों से नाता रहा है। पहलगाम में जो लोगों को, हिंदुओं को उनका धर्म देखकर मारा गया, उसके बाद उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म की थी और यह कहा गया कि यह ठीक नहीं है, तो उसमें उन्होंने बड़ी बेतुकी सी सफाई दी थी। हालांकि वो फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी। अब ये OTT पर रिलीज जरूर हुई और इसमें सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होता। सरकार का कहना है OTT प्लेटफॉर्म भी IT रूल्स 2021 के तहत लागू कोड ऑफ एथिक्स के दायरे में आते हैं। यदि किसी कंटेंट से भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो, तो केंद्र सरकार IT एक्ट की धारा 69A और IT रूल्स 2021 के रूल 16 के तहत 16 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है। इस फिल्म में पंजाब में आतंकवाद विरोधी दौर की घटनाओं को ऐसे दिखाया गया जिसका इस्तेमाल अलगाववादी नैरेटिव को मजबूत करने के लिए किया जा सकता था। सरकार को आशंका थी कि CBFC द्वारा सुझाए गए बदलावों को फिल्म का प्रसारण पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है और कमेंट जरूर करें कि आप ऐसी फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल तीनों ने फिल्म को हटाने का OTT प्लेटफॉर्म से विरोध किया। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। अब राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी को इस फिल्म के रिलीज होने से कोई नुकसान नहीं होना था, क्योंकि फिल्म की कहानी 1990 के दशक की थी, यानी कांग्रेस के दौर की। और यह साफ है कि केंद्र सरकार का यह फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर लिया गया। अब यहीं से शुरू होती इस पूरे विवाद की असली कहानी। आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे, उन पर क्या आरोप थे,
सीबीआई जांच में क्या सामने आया और आखिर ऐसी क्या बात थी कि 4 साल तक अटकी ये फिल्म ओटीटी पर आने के 48 घंटे के अंदर ही हटा दी गई। जवाब में हमें लगभग 3 दशक पीछे पंजाब के सबसे हिंसक दौर में जाना होगा। पंजाब का सबसे अंधेरा दौर था 1980 और 90 का दशक। इसे पंजाब के इतिहास का सबसे हिंसक दौर माना जाता है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इसके बाद सिख विरोधी दंगे हुए और पंजाब में आतंकवाद तेजी से बढ़ने लगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस को लगभग खुली छूट दी गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और पंजाब पुलिस के डीजीपी केपीएस गिल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान भी चलाया गया। इस दौरान हजारों युवाओं के लापता होने, फर्जी एनकाउंटर और पुलिस हिरासत में मौतों के आरोप भी सामने आने लगे। अब जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? अमृतसर के खालड़ा गांव में जन्मे जसवंत सिंह खालड़ा पेशे से तो बैंक कर्मचारी थे। वो बाद में श्रोमणी अकाली दल की मानवाधिकार इकाई से भी जुड़े। उनके पास रोज ऐसे परिवार आते थे जिनके बेटे वर्षों से लापता रहते थे। लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा दरअसल इन अलगाववादियों के सिंपथाइजर भी माने जाते थे। ये ऐसे लोगों के केस लड़ते थे और सबसे बड़ी समस्या ये हुई जब ऐसे परिवार खालड़ा के पास आने लगे कि जिन लोगों के परिवार के बच्चों की, पतियों की या लोगों की मृत्यु हुई थी, उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनके परिवार संपत्ति पर किसी तरह से दावा नहीं कर सकते थे। और यहीं से जसवंत सिंह जो बैंक कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने अमृतसर और तरन तारण के शमशानों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू करे क्योंकि उन्हें लगा यहीं से उनको एक सिरा जुड़ता हुआ दिखेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 16 जनवरी 1995 चंडीगढ़ में जसवंत सिंह खालड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज आरोप लगाया कि हजारों लोगों को हिरासत में मारने के बाद पुलिस ने उन्हें लावारिस बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने दस्तावेज, रिकॉर्ड और शमशान घाटों के रजिस्टर भी पेश किए। दावा था केवल अमृतसर और तरनतारन में ही हजारों लावारिस शव जलाए गए। यह भी कहा कि कुल संख्या 25,000 से अधिक हो सकती है। अब सरकार ने इस पर जवाब दिया। जो तत्कालीन डीजीपी थे केपीएस गिल, उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जिन लोगों को लापता बताया जा रहा है उनमें से बड़ी संख्या फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश चली गई थी। लेकिन यह बहस इस जगह पे खत्म नहीं हुई। खालड़ा लगातार अपने दावों पर कामयाब रहे। 6 सितंबर 1995 जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर कार धो रहे थे। गवाहों के अनुसार कुछ लोग उन्हें जबरन उठाकर ले गए। कुछ दिनों बाद वो कभी वापस नहीं लौटे और उनकी लाश तो आज तक बरामद नहीं हुई। खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर अदालत पहुंची। कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच में कई पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए। जांच एजेंसियों के अनुसार जसवंत सिंह खालड़ा को अवैध हिरासत में रखा गया। बाद में उनकी हत्या कर शव हरिके इलाके की नहर में फेंक दिया गया। विशेष पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह की गवाही इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी। आखिरकार कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। 2007 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 4 दोषियों की सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केवल रिकॉर्ड के आधार पर 2097 लावारिस अंतिम संस्कारों की पुष्टि हुई थी, यानी 2100 संख्या थी, लेकिन जो खालड़ा ने बताई वो 25,000 थी और वो इन अलगाववादियों के लिए सिंपैथाइजर थे। शायद इसीलिए ये सारी घटना हुई होगी, इसका शक भी जताया जाता है। निदेशक हनी त्रेहन और लेखक नीरज भट्ट ने जसवंत सिंह खालड़ा की इसी कहानी पर फिल्म बनाई। पहले नाम रखा गया घल्लूघारा, बाद में नाम बदलकर पंजाब 95 किया गया और आखिर में नाम रखा गया सतलुज। लेकिन असली विवाद नाम था ही नहीं, विवाद फिल्म के कंटेंट को लेकर था। 2022 में फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास गई। पहले 21 कट सुझाए गए, बाद में इनमें 127 बदलावों की मांग की गई। जसवंत सिंह खालड़ा का नाम बदलना, जो बदलाव कहे गए थे उनमें मुख्यतः जसवंत सिंह खालड़ा का नाम बदलना, पंजाब पुलिस का संदर्भ हटाना, कई स्थानों के नाम हटाना,
तिरंगे और गुरबानी से जुड़े कुछ दृश्य, सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने जैसे दावे। अब मेकर्स का कहना था कि इन बदलावों के बाद फिल्म का मूल स्वरूप खत्म हो जाएगा, इसीलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फिल्म को जिन लोगों ने देखा है, उनका कहना है कि यह फिल्म अलगाववादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने के लिए बनाई गई है। यह फिल्म वन साइड नैरेटिव चलाती है। यह फिल्म दूसरे पक्ष का जो सत्य है, किस तरह से पंजाब आतंकवाद में था, किस तरह से किसी भी समय पे लोगों की हत्या कर दी जाती थी, बस में चल रहे लोग मार दिए जाते थे, बस से उतार कर लोग मार दिए जाते थे, 4 बजे के बाद घर से बाहर निकलना लोगों के लिए खतरनाक होता था, बच्चे किस तरह से पंजाब के आतंकवाद के चंगुल में फंस रहे थे, इन सब का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी दिखाई गई है। जिस तरह से तिरंगे और गुरबानी को जोड़ा गया है, उसमें सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की गई है और ये पंजाब की जो व्यवस्था है उसमें दिक्कत पैदा कर सकती थी। पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, वहां पर सरकार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी और इसीलिए फिल्म को हटाना पड़ा। हालांकि मेकर्स कह रहे थे कि अगर ये जो सुझाव दिए गए हटाने के लिए अगर इन्हें कर दिया तो मूल स्वरूप ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये कट्स स्वीकार नहीं किए। फिर ओटीटी का रास्ता चुना गया। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए सीबीएफसी का यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र जरूरी होता है, लेकिन ओटीटी पर रिलीज करनी है अगर आपको फिल्म कोई कंटेंट, तो उसके लिए ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मेकर्स ने इसी कानून के लूप होल का फायदा उठाया। उन्होंने फिल्म का नाम बदल दिया, फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं किया और फिल्म को डायरेक्ट 3 जुलाई 2026 को ZEE5 पर रिलीज कर दी। अब सरकारी सूत्र जो कह रहे हैं कि यह मामला सिर्फ सेंसर बोर्ड का नहीं था, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आईटी रूल्स 2021 के तहत बनाए गए कोड ऑफ एथिक्स का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई कंटेंट ऐसा है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डाल सकता है, तो केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती है। इसी आधार पर अपनी शक्तियों का, आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ZEE5 से इस फिल्म को हटाने का निर्देश दिया गया। सरकार का कहना है कि 1980 और 90 के दशक के पंजाब जैसे संवेदनशील दौर पर आधारित फिल्म, बिना कट्स वाली फिल्म का इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार में किया जा सकता था और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की भी आशंका थी। दूसरी तरफ नीरज भट्ट जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म किसी भी तरह भारत विरोधी नहीं है। उनके मुताबिक ये एक बैंक कर्मचारी की कहानी है जिसने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाई। हनीत रेहन का कहना है ZEE5 ने पूरा बिना कट्स वाला संस्करण रिलीज किया था। उनका आरोप है कि बाद में सरकारी दबाव के चलते फिल्म हटानी पड़ी। तो क्या यह फिल्म दोबारा लौट सकती है? हो भी सकता है। 2 रास्ते हैं मेकर्स के पास। पहला, सीबीएफसी की आपत्तियों के अनुरूप बदलाव करें, जो वो करेंगे नहीं। अगर करना होता तो फिल्म 4 साल लटकी नहीं रहती, क्योंकि मेकर्स का कहना है कि अगर ये कट लगाए गए तो फिल्म का जो मूल स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता है जो लगता है फिल्म मेकर्स अपनाएंगे, वो है अदालत का दरवाजा खटखटाना। और ऐसे संकेत भी मिले हैं कि मेकर्स इस फिल्म को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ZEE5 ने कहा है कि दोबारा फिल्म को प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि इतिहास के संवेदनशील अध्यायों पर बनी फिल्म की सीमा कौन तय करेगा, कैसे तय होगी, किसी फिल्म को रोकना चाहिए या नहीं, इससे उसका विवाद पैदा हो सकता है। क्या इसलिए फिल्म को रोका जा सकता है? लोकतंत्र में क्या असहज, जो अनकंफर्टेबल करने वाले सवाल हों, क्या उनको पूछने की जगह फिल्मों में नहीं होनी चाहिए? तो इसका जवाब है, इसकी सीमा तय करेगी देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता। अगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में, किसी भी कंटेंट से इसको खतरा होता है, और खासतौर पर पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में, तो इस फिल्म को बैन करने का अधिकार सरकार के पास है और यह फिल्म बैन होनी चाहिए, क्योंकि आप अलगाववादी, आतंकवादियों के खिलाफ सिंपैथी पैदा करने वाली फिल्म नहीं बना सकते हैं। वहां पर अभी भी एक वर्ग है जिसके मन में भिंडरावाला हो या कोई और, उसके लिए सिंपैथी है।
लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि पंजाब इस दुनिया का इकलौता उदाहरण है जहां से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हुआ है। इसीलिए और इसके लिए उन पुलिस ऑफिसर्स को राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत जरूरी था। उन्होंने वो कर दिखाया जो लगभग असंभव था। अलगाववादियों को जब खत्म किया जाता है तो उनके सिंपैथाइजर भी शिकार होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं होते सामने, लेकिन उनके जरिए बहुत सारी मदद मिलती है इन अलगाववादियों को। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि इस फिल्म को रोकना सही था या नहीं। लेकिन कोई भी ऐसी फिल्म जो भारत के किसी भी हिस्से में अलगाववाद पैदा करती हो, उनके लिए लोगों के मन में सिंपैथी पैदा करे, तो ऐसी फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह से दिलजीत दोसांझ ने कहा कि ये फिल्म लोगों ने डाउनलोड कर ली और लोगों तक पहुंच रही है, गांव-गांव तक, तो ऐसे कलाकारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ऐसे कलाकारों को भी पता होना चाहिए कि वो देश के हित में काम करें, ना कि ऐसे काम करें जिससे देश को किसी तरह का कोई नुकसान हो। कम से कम इतनी जिम्मेदारी की अपेक्षा तो देश का नागरिक ऐसे कलाकारों से कर ही सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।